नमस्कार, जोहार मेरे झारखंड के शेर शेरनियों। मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बाजार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के बारे में और उनमें से आज हम मुख्यतः बात करने वाले हैं नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और हम आपको आज पूरा नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में डिटेल बताने वाले हैं। मतलब उसका शासन व्यवस्था किस आधार पर चलता था, किस जगह पे चलता था और उनका शासन व्यवस्था करने का क्या तरीका था, उनका पद क्या क्या था और वहीं पे हम बात करेंगे कि उनका संगठन किस प्रकार से संचालित किया जाता था और कब तक उनका यहाँ पे शासन व्यवस्था कायम रहा। इन सारे चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि नागवंशी शासन व्यवस्था का अंत कैसे हो गया। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपको लेकर के चलेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था में। दोस्तों, नागवंशी शासन व्यवस्था आने से पहले यहाँ पे मुंडा शासन व्यवस्था हुआ करते थे और मुंडा शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था स्थापित हुए। यहाँ पे हम बात करते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था में। दोस्तों, यहाँ पे जानेंगे कि ये जो है शासन व्यवस्था ये प्रथम शताब्दी में ही स्थापित हुए थे। ठीक है, प्रथम शताब्दी कहने का अर्थ है कि पहला जो 100 साल थे ईस्वी में, उसी में स्थापित हुए थे। और इनको जो स्थापित करने वाले थे उनका नाम था फनी मुकुट राय। ये प्रथम शासक भी थे नागवंशी शासन व्यवस्था का। प्रमुख शासक यदि पूछा जाए या फिर प्रथम शासक पूछा जाए तो आप फनी मुकुट राय को ठीक करेंगे। दोस्तों, इसको हम याद कैसे करेंगे तो देखिए, बहुत ही आसान तरीका है कि नागवंशी है मतलब क्या है। आप यहाँ पे वर्ड पकड़िए नाग को। नाग क्या करता है भाई साहब, फनी, फन उसका होता है ना, जब सपेरा नचाने आता है सांप वगैरह तो उसका फन होता है, ऐसे है ना, ऐसे करता है, डसता है जो, तो वो क्या है, फन है। तो यहाँ से नाग से आप याद रखेंगे कि पहले क्या करता है, फनी, मतलब फन ये तैयार करता है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, फनी मुकुट राय, जो क्या थे, प्रथम शासक थे किसका, नागवंशी शासन व्यवस्था के। और ये जो है प्रथम शताब्दी का शासन व्यवस्था था। अब हम बात करते हैं कि ये जो शासन व्यवस्था है नागवंशी शासन व्यवस्था, ये मुंडा राज के बाद आए थे। फिर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो फनी मुकुट राय थे, इन्होंने इस शासन व्यवस्था का जो राजधानी है उसको सुतियाम्बे कर दिया, बना दिया। किसको, सुतियाम्बे को इस शासन व्यवस्था मतलब नागवंशी शासन व्यवस्था का मुख्यालय या फिर कह सकते हैं राजधानी सुतियाम्बे को बना देता है। और इस आधार से यहाँ की शासन व्यवस्था शुरुआत हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि नागवंशी शासन व्यवस्था ने मुंडा शासन व्यवस्था में परिवर्तन समय समय पर करते रहा और उसके आधार पर सारा कुछ संचालित करते हुए चला गया और सभी क्षेत्रों को विस्तारित करते हुए चला गया। यहीं पे हम बात करते हैं कि जो व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था में था वही व्यवस्था को नागवंशी शासन व्यवस्था में भी चलते दिया गया। बहुत सारे ऐसे, जिसमें से हम बात करेंगे कि भू व्यवस्था जो था उस समय भी चल रहा था, कर व्यवस्था भी उस समय चल रहा था और शासन व्यवस्था भी जो उस समय चल रहा था उसी को ये संचालित करते रहे। उसी के आधार पर हम बात करेंगे कि मुगलों का आक्रमण बहुत दिनों के बाद इस क्षेत्र पर हो जाता है। मुगल यहाँ पे आकर के आक्रमण कर लेते हैं, यहाँ के शासकों पर आकर के अपना डेरा डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि मुगलों का जो है ज़्यादा वो ये तबाह नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ के जो शासक होते हैं, ठीक है, मुगल सेना के द्वारा नागवंशी जो राजा थे उन पर नजराना लगा दिया जाता है। नजराना एक प्रकार का कर होता था, टैक्स होता था, जो यहाँ के राजाओं मतलब नागवंशी शासन व्यवस्था नागवंशी के राजाओं पर टैक्स लगा दिया जाता है। और ये जो होता है ये क्या है कि लिया जाने लगा, यहाँ पे नजराना किनसे लिया जाने लगा, तो ये नागवंशी शासन व्यवस्था से, शासकों से लिया जाने लगा और बाद में यही जो है नियमित स्थापित हो गया। उस समय शुरुआत किया किससे कि कर लेना है नागवंशी शासकों से, राजाओं से, और वो जब कर लेना शुरू किए तो वही क्या होता है, नियमित बनते हुए चला जाता है। मतलब वो फिर लेते हुए चले जाते हैं, वो एक व्यवस्था बन जाता है, नियमित व्यवस्था बन जाता है और उसके आधार पर इसे नियमित दिया जाने लगा। और जो नियमित कर दिया जाने लगा नागवंशी शासकों के द्वारा उसी को मालगुजारी कहा गया है। तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा मालगुजारी। तो मालगुजारी क्या है, जो नियमित कर दिया जाने लगा उसी को हम मालगुजारी भी कहते हैं।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो कर लिया जाता था मुगलों के द्वारा, मुगल सेनाओं के द्वारा, ये सिर्फ शासकों से लिया जाता था। वहाँ के रेती मतलब जिसका ज़मीन होता है उससे आम आदमी से नहीं लिया जाता था, सिर्फ शासकों से लिया जाता था। तो इसके कारण क्या होता है कि नागवंशी जो शासक थे उस पर पूरा बोझ हो जाता है। पूरे क्षेत्र का सभी का टैक्स देना किसको पड़ जाता है? शासक के ऊपर। तो शासक ने क्या किया, नागवंशी शासकों ने दिमाग लगाया कि इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो एक उनके आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने क्या किया, दिमाग दिया कि भाई साहब क्या करते हैं, ये कर जो है हम जनता से वसूलते हैं, जो भी लोग हैं उनसे हम कर लेते हैं, अब उसके बाद हमको कर देना आसान हो जाएगा, हम मुग़ल शासक को आसानी से कर दे देंगे। और वही करके वो क्या करते हैं कि वहाँ के आम आदमी से क्या करने लगता है, ये जनता से कर लेने लगता है, मालगुजारी वसूलने लगता है। कौन? तो ये हमारे वसूलने वाले हो जाते हैं नागवंशी शासक, ठीक है। और ये वसूल करके किनको देते हैं? तो मुग़ल वंश के सेनाओं को या फिर मुग़ल शासकों के देने लगते हैं, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे कि इसे वसूलने का जो है जिम्मेवारी मानकी को दे दिया जाता है। मुग़ल शासक, ये जो नागवंशी जो शासक थे वो इस कर को वसूलने का जिम्मेवारी मानकी, जो पहड़ा का जो प्रमुख होते हैं, उनको दे दिया जाता है कि आप सारे लोगों से टैक्स इकट्ठा कीजिए, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, मानकी कहा जाता था, जो पहड़ा पंचायत का प्रमुख हुआ करते थे। यहीं पे हम बात करते हैं कि मानकियों जो है उसको नागवंशी शासन व्यवस्था में, नागवंशी शासन में इसको भूई हर कहा जाता है। भूई हर का मतलब क्या हुआ कि भूमि को हरने वाले, मतलब क्या है, ये टैक्स लेते थे। जो भी वहाँ के रेती थे, आम आदमी थे, उन सब से हर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। तो उसको हम क्या कहेंगे, भूई हर, ठीक है। तो किसको कहा जाता था? मानकियों को, जो वहाँ पे टैक्स लेने के लिए जिम्मेवारी, इसको जिम्मेवारी दिया गया था मानकी को, उसी को भूईहर कहा जाता है। यहीं पे बात करेंगे कि बाद में नागवंशी के शासक जो है, नागवंशी के शासकों के द्वारा क्या किया गया कि कर वसूलने के लिए एक विशेष व्यक्ति का चयन किया गया, जिसको हम क्या कहेंगे, जागीरदार, ठीक है। एक अलग आदमी रख लिया गया, उसको जागीरदार कहा जाने लगा। तो यहाँ से ये चीज़ है कि अलग से रख लिया गया जो टैक्स लेने के लिए, कौन, नागवंशी शासकों के द्वारा, तो उसी को जागीरदार कहा गया। अब ये जागीरदार क्या करता है, चालाकी, ये देखिए, जागीरदार चालाकी करता है कि मुग़ल शासकों के द्वारा जब भी टैक्स मांगा जाता था तभी देते थे, नहीं मांगने पर ये टैक्स नहीं दिया करते थे। इसके कारण क्या होता है, देखिए, यदि टैक्स मांगा तो टैक्स दे दिया, नहीं तो उसको, तो ये जनता से तो वसूल के रखते थे, लेकिन उसको मुग़ल शासक के द्वारा जब तक नहीं मांगा जाता था तब तक नहीं देते थे। इसके कारण हमारा यहाँ पे अनियमितता हो जाता है, मतलब कहते हैं कि अनियमित हो गया, ठीक है। टैक्स रेगुलर नहीं, मान लीजिए एक मंथ का आप ड्यूज कर देते हैं कहीं भी पेमेंट, तो वो क्या होता है, अनियमित हो गया। तो इस तरह से क्या है कि अनियमित जो है मालगुजारी देने को क्या कहते हैं, नजराना कहते हैं, है ना, नजराना कहा जाता है इसी को। यदि हम अनियमित दे रहे हैं तो उसको नजराना लगेगा, जैसे कहते हैं ना टैक्स लगेगा, फाइन लग जाएगा, उसी तरह से नजराना। तो यहाँ से देखें हम कि अनियमित टैक्स देने को ही ये हम कहते हैं नजराना, इसी को पेशकश भी कहा जाता है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों कि नियमित मालगुजारी नहीं देने के कारण क्या होता है कि मुग़ल शासकों के द्वारा, ठीक है, नागवंशी शासक दुर्जन साल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको कैद कर लिया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि नागवंशी शासक किसको कैद किया, तो दुर्जन साल को, ठीक है, दुर्जन साल को कैद कर लेता है। कौन कैद करते हैं, तो मुग़ल शासक, ठीक है, मुग़लों के द्वारा इसे कैद कर लिया जाता है। कैद करने का कारण क्या है, तो अनियमित टैक्स देना, ठीक है, अनियमित टैक्स देने के कारण इसको कैद कर लिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व और बढ़ते हुए जा रहा था, और 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उसको व्यापार करने का जो है दीवानी हक प्राप्त हो गया। और उसके आधार पर क्या होता है, दीवानी हक जब मिल गया तो उस समय नागवंशी शासन व्यवस्था जो है वो पटना काउंसिल की ओर क्या होते हैं, उत्तरदायी हो जाते हैं।
यहाँ का जो भी नागवंशी शासन व्यवस्था चल रहा था वो अब पटना काउंसिल की तरफ उत्तरदायी हो जाते हैं। मतलब वहाँ से जो भी ऑर्डर आएगा उसके अनुसार से काम करने लगते हैं। कब से? तो 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी हक मिल जाता है उसके बाद। यहीं पे हम बात करते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में कर की जो है नियमित वसूली के लिए क्या किया गया? 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू कर दिया गया। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली में क्या है कि आपको टैक्स देना ही है, ठीक है, उसका फिक्स है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि नागवंशी राजाओं को यहाँ का जमींदार बना दिया गया, ठीक है। नागवंशी जो शासक यहाँ हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो अंग्रेजों के द्वारा इन सारे लोगों को जमींदार बना दिया गया था। जितने भी शासक थे वो सारा जमींदार बन गए। और ये जो है पूर्व की क्या थी यहाँ पे? पूर्व की जागीरदारी। यहाँ से हम देखे थे पूर्व में इसको जागीरदारी कहा जाता था, जो टैक्स वसूलने के लिए था। और वही जागीरदारी को अंग्रेजी शासन व्यवस्था में इसको बदल करके जमींदारी व्यवस्था में परिणत कर दिया जाता है। और दोनों का काम क्या रहता है? वही टैक्स लेना। यहाँ भी ये क्या है कि नागवंशी शासक व्यवस्था था, नागवंशी शासकों को फिर से यहाँ टैक्स लेने के लिए जमींदारी बना दिया गया, ठीक है। तो जमींदार बन गए और पहले क्या थे? ये जागीरदारी हुआ करता था, जो यहाँ पे जमींदारी बन गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस व्यवस्था के लागू होने के साथ ही नागवंशी शासन व्यवस्था का अंत हो गया, मतलब समाप्त हो गया। नागवंशी शासक यहाँ पे सारे लोग समाप्त हो गए, सारे जमींदारी बन गए, जमींदार बन गए, ठीक है। और इस आधार पर नागवंशी शासन व्यवस्था हमारा समाप्त हो जाता है और वहीं से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का शुरुआत हो जाता है। और यहाँ पे नवीन देखेंगे, नए तौर पर हमारा अंग्रेजी शासन व्यवस्था चलने लगती है और उसी का यहाँ पे वर्चस्व बढ़ जाता है। तो इस आधार पर दोस्तों यहाँ से हमने देखा कि जो नागवंशी शासन व्यवस्था है वो इस तरह से स्थापित होकर के अपने वर्चस्व को बढ़ाते हुए सारे क्षेत्रों में फैलाते हुए चला जा रहा था। वहीं पे जब से मुगल वंशों का यहाँ पे जब से वर्चस्व हुआ उसके बाद से इसे बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अंततोगत्वा जब यहाँ पे हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों का आक्रमण होने लगा इस क्षेत्र पर और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1765 में उसको दीवानी हक जब मिल गया, उसके बाद से यहाँ के नागवंशी शासकों का कोई चारा नहीं चला और इस तरह से जाकर के नागवंशी शासन व्यवस्था का अंत हो जाता है और यहाँ पे अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित हो जाता है। तो यहाँ से ये हमारा था नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में। यहाँ से आपको अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे आसानी से बना पाएंगे। आप इसका ऑब्जेक्टिव सेट कहीं से बना लेंगे तो आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ जाने वाला है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक बटन को भी दबा दीजिएगा और हंसते हुए मुस्कुराते हुए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नहीं किए हैं तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।